Hello students of class 8 of school DAPS. I am Mr. Sumit and I am your English teacher. Today we are here to discuss the very third chapter of your book, which is A Pinch of Salt. As you can see here, it's written A Pinch of Salt, and this is your English book. As I think that you already have bought this book. The chapter number 3 is A Pinch of Salt. What do you mean by this? इसका मतलब होता है चुटकी भर नमक, है ना, चुटकी भर नमक। इसका शीर्षक है इस कहानी का चुटकी भर नमक। और ये किनके द्वारा लिखा गया है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है इस पूरे स्टोरी के? टाया जिंकिंग, है ना। टाया जिंकिंग इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। तो टुडे in this lecture, in this class, we will be discussing about the whole chapter. In the beginning, I would like to tell you in very short about what this actually story belongs to. Okay? तो ये एक्चुअली में क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो कि शीर्षक क्या है इस स्टोरी का, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। अब आप सोच सकते हो ना, चुटकी भर नमक क्यों? हाँ, नमक इतनी सस्ती चीज़ होती है वो चुटकी भर क्यों? तो होता क्या है कि यह जो है चुटकी भर नमक एक आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं। यह किसी से जुड़ी हुई बातें, एक बहुत ही बड़ी आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं इसके अंदर समाहित। और यह चुटकी भर नमक ही नहीं, किस तरीके से हम लोगों को, जब हम गुलाम थे, जब हम अधीन थे अंग्रेज़ों के, तो हमें किस तरीके से प्रताड़ित होते थे हम सभी इंसान, हमारे देशवासी किस तरीके से प्रताड़ित होते थे अंग्रेज़ों से, उसका एक नाम मात्र यहाँ पर दर्शाया गया है इस कहानी में भी। तो जब हमें नमक के लिए भी तरसा दिया गया था, है ना, कि जब नमक खाने तक पे हमारे देश के लोगों को खुद का अधिकार नहीं था, उस पर भी टैक्सेस लगा कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना बढ़ा दिया था, और ना ही कोई नमक को प्रोड्यूस कर सकता था, है ना, यानी कोई भी समुद्र में जाके नमक को निकाल नहीं सकता है, ना नमक बेच सकता है, है ना नमक खरीद सकता है। और ये खरीदना भी है नमक, तो किसके द्वारा खरीदना है? जो बढ़े हुए टैक्सेस जो सरकार ने लगाए हैं, किस सरकार ने? अंग्रेज़ों की सरकार ने लगाए हैं, तो उसके अनुसार से उन्हें बहुत ही हेवी टैक्सेस देना पड़ा था। तो क्योंकि क्या होता है, नमक ज़्यादा कौन खाता है? गरीब लोग खाते हैं ना। नमक जो है मैक्सिमम गरीब लोग खाते हैं, अमीर लोग तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने की, नमक तो नाम मात्र का खाते हैं, लेकिन मेनली जो नमक है वो एक्चुअली में क्या था, अगर उस पर हम ज़्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो गरीबों के लिए तो वो खाना इम्पॉसिबल हो आता। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, एक अपने बलपूर्वक उन्होंने क्या किया था, वो इतने सारे टैक्सेस उस पर लगा दिए थे कि एक आम इंसान के लिए नमक खाना बहुत ही नामुमकिन सा हो गया था। तो इस कानून के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा। क्या, किस चीज़ का आंदोलन छेड़ा? कि चलो हम लोग जाएंगे और समुद्र से, जितने भी समुद्र के पास जाएंगे, और समुद्र के पास से नमक एक जो कि वो जो जगह था वो 200 माइल दूर था, साबरमती या उनके जो आश्रम जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ से वो 200 मील दूर थी वह समुद्र, जहाँ से वे नमक लाने के लिए एक चुटकी जा रहे थे, है ना, सभी लोग के साथ आंदोलन के रूप में, कि अगर सामने कोई भी बाधाएं आएंगी तो उसका सामना हम लोग करेंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है, किस तरीके से स्टार्टिंग में मात्र 71 लोगों का शायद से उनका साथ था, और धीरे धीरे वो उसमें कैसे हज़ारों लोग जुड़ते गए। और एक गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा किए हुए किस तरीके से अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया जाए, है ना, अहिंसा के रास्ते पर चलकर, है कि न बलपूर्वक हम लोग को लड़ना है ना, सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट करना है, और ऐसा प्रोटेस्ट करना है कि उन्हें एहसास हो जाए कि उसने जो कदम उठाया है वो बहुत ही गलत कदम उठाया है ना। तो इस तरीके से उसमें कितने लोगों का साथ मिला, विदेशों का साथ मिला, अलग अलग देशों के कंट्रीज के द्वारा लेटर लिखे जाने लगे यहाँ पर इंग्लिश गवर्नमेंट को, इंडियन के लोगों के सपोर्ट में लिखे जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ लोग जो है एक बार सोचने पे आतुर हो गए कि सही में इसको जो है लगता है हम लोगों ने बहुत ही गलत कदम उठा लिया है ना। तो इसी पे यह पूरी कहानी रिलेटेड है। आइए हम लोग इसके डिटेलिंग में यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी जस्ट फिर आप लोग के सामने में पढ़ेंगे हम लोग। शीर्षक है अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। स्टार्टिंग क्या कहता है, व्हेन महात्मा गांधी लेड अ ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स टू दांडी in order to defy the British government and collect salt,
He did not merely leave behind footprints in the salt pans of Dandi. He made a lasting impact on the whole world. है ना, बोल रहे हैं when महात्मा गांधी led a group of freedom fighters. जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ग्रुप को, एक दल को, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्रामी के दल को जब आगे बढ़कर लीड कर रहे थे, है ना, आगे बढ़कर खुद वहां पर नेतृत्व कर रहे थे, तो कहां से, जब वो कहां जाने वाले थे, वे डांडी के लिए जाने वाले थे, है ना, वो डांडी जाने वाले थे इसके लिए, है ना, और किस चीज के लिए जाने वाले थे, टू डिफाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड करेक्ट सॉल्ट। डिफाई मतलब क्या होता है, चुनौती देना, आप लिख सकते हो यहां पे, डिफाई मतलब होता है चुनौती देना। डिफाई if you want, you can note down defy, DEFY. defy means चुनौती देना, है ना। if you want, you can have a note here. डिफाई मतलब होता है चुनौती देना, और मियरली मतलब होता है मात्र, ना केवल, जो हम लोग बोलते हैं ना केवल, वो है मात्र, वो है मियरली, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं ना उन्होंने सिर्फ डांडी का प्रस्थान जो है, ना सिर्फ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेज हुकूमत को चुनौती देने के लिए किया, कुछ किया उन लोगों के साथ, बल्कि किस चीज़ के लिए किया, और ना ही सिर्फ नमक को इकट्ठा करने के लिए गए वो वहाँ पे, जबकि क्या करने के लिए गए, ही मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन होल वर्ल्ड, है ना, कि वहां पर जो है वह ना सिर्फ जाकर अपने फुटप्रिंट्स देने के लिए गए थे वहां पर, कि ना सिर्फ वहां पर गए, पहुंचे और वापस आ गए, इसके लिए नहीं गए थे, बल्कि वे किस लिए गए थे, कि टू मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द होल वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में याद रखा जाने वाला लम्हा उन्होंने देने के लिए वहां पे जाने का काम किया था, है ना, कि ऐसी यहाँ पर डांडी से मैं ऐसी चीज को प्रारंभ करूंगा कि पूरी दुनिया इसे देखेगी और युगो युगांतर तक जो है लोग इसे याद रखेंगे, है ना। अब क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑन द फेमस डांडी मार्च। अब बोल रहा है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जो डांडी मार्च जो हुआ था उसके बारे में, जो प्रसिद्ध बातें थी, जो महत्वपूर्ण बातें थी, आइए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में गांधी टोल्ड एन एनॉर्मस क्राउड दैट ही हैड एनफ ऑफ द ब्रिटिश, फ्रॉम नाउ ऑन फ्रीडम meant कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी टोल्ड एन एनॉर्मस क्राउड, एनॉर्मस क्राउड मतलब क्या होता है, एनॉर्मस, ENORMOUS, एनॉर्मस मतलब होता है विशाल, एनॉर्मस मतलब होता है विशाल। तो ENORMOUS, एनॉर्मस क्राउड मतलब क्या हो जाएगा, विशाल जन समूह, है ना, विशाल जन समूह को हम लोग कहेंगे एनॉर्मस क्राउड। तो वही बोल रहा है कि 1929 के 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को गांधी जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा, क्या कहा, दैट ही हैड एनफ ऑफ ब्रिटिश, कि अब हम लोगों ने अंग्रेजों का बहुत सह लिया, अंग्रेजों के बहुत जुल्म सह लिए। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम नाउ ऑन फ्रीडम meant कंप्लीट इंडिपेंडेंस,
और आज से, अभी से, इसी वक्त से स्वतंत्रता का मतलब होगा, फ्रीडम का मतलब होगा पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि पूर्ण रूप से आजादी पाना ही हमारा एक लक्ष्य होगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, डोमिनियन स्टेटस वॉज नो लॉन्गर एनफ। डोमिनियन स्टेटस होता है शासन के अधिकार को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस, शासन के अधिकार। हाँ, तो हम लोग कहां पर थे, डोमिनियन स्टेटस वॉज नो लॉन्गर एनफ। मतलब क्या बोल, डोमिनियन मतलब क्या होता है, DOMINION, डोमिनियन। डोमिनियन मतलब होता है शासन के अधिकार, शासन करने का अधिकार, है ना। तो वही इसका मतलब क्या, आप लोग चाहते हो तो लिख सकते हो एक एक करके धीरे धीरे। क्या बोल रहा है, डोमिनियन स्टेटस वॉज नो लॉन्गर एनफ, मतलब क्या, शासन करने का जो अधिकार है अब बहुत ज्यादा हो गया। अब यह जो है, अब हम लोग के सहन से यह चीज जो है यह बाहर हो रही है ना, क्योंकि बहुत सारा मनमानी कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को इसके साथ। तो वही बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बट व्हाट कुड गांधी जी डू टू फोर्स द गवर्नमेंट टू मेक द नेक्स्ट मूव। ही डिड नॉट वांट टू स्टर अप वायलेंस, yet he wanted to rouse the masses against the government, but how। मतलब क्या बोल रहे हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा कौन सा बल लगाते, ऐसा कौन सा दिमाग लगाते कि गवर्नमेंट को, अंग्रेजी हुकूमत को सोचने के लिए विवश करना पड़ जाए, और उनकी अगली चाल क्या होगी अंग्रेजियों को समझाने के लिए। उनके दिमाग में यह बात जो है चलने लगी, किनके दिमाग में, गांधी जी के दिमाग में। उसके बाद क्या बोल रहा है, he did not want to stir up violence। stir up violence मतलब क्या होता है कि वे जो है हिंसा को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे, है ना। हिंसा को जो है वो लोग बढ़ावा देना नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहते थे, गांधी जी जो है हिंसा को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे। तो वही बोल रहा है, he did not want to stir up violence। stir up violence, STIR, 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 stir मतलब होता है बढ़ावा देना। और यहां पर क्या है, stir up violence। ठीक है, स्टर ऑफ वायलेंस, स्टर मतलब होता है बढ़ावा देना, है ना। फिर क्या हो रहा है, वो जो है हिंसा की रास्ता को, वो मतलब उग्र रूप देना वो नहीं चाह रहे थे। स्टर वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा, है। नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है, अहिंसा। लेकिन गांधी जी क्या था, गांधी जी जो थे वो अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के समर्थक नहीं थे। तो वही बोल रहे हैं, वे कुछ ना कुछ तो करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन वो क्या करे, वो उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो करे तो क्या करे, ये उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है जिससे कि किसी भी तरीके की हिंसा पैदा ना हो, किसी भी चीज़ की वजह जो है वहाँ से हिंसा पैदा ना हो, वह विकराल रूप, उग्र रूप ना धारण करने लगे वजह बात। तो फिर वही बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, येट ही वॉन्टेड टू राउज द मासेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट हाउ। लेकिन फिर भी वे अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में, अगेंस्ट में जो है वे आवाज बुलंद करना चाहते थे, है ना। जो है राउज, राउज मतलब क्या होता है, जगाना। मतलब अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट में जो है बढ़ावा, लोगों के मन में जो है दिमाग में डालना चाह रहे थे कि चलो बहुत हो गया, उन्हें जो है ये अब बहुत हो गया, सहना बहुत हो गया, अब तुम लोग जागो, अब कितनी दिन तक सोए रहोगे, है ना। इतनी सारी जो है अन्याय हो रही है हम लोगों के साथ, भारतीय के साथ, चलो जागो और उठ खड़ा हो, लेकिन हिंसा के रास्ते से नहीं, अहिंसा के रास्ते से, है ना। तो फिर वो क्या बोल रहे हैं आगे, बट हाउ, लेकिन उनके दिमाग में चला था, लेकिन ये होगा, संभव कैसे है। फॉर 6 long weeks ही रैक्ड हिज ब्रेन्स, है ना, एंड देन सडनली ही हर्ड हिज इनर वॉइस। 6 हफ्तों तक उनके दिमाग में जो है चलता रहा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और फिर अचानक से, एंड देन सडनली ही हर्ड हिज इनर वॉइस, और फिर अचानक से उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी।
अब उनकी अंतरात्मा ने क्या उन्हें जवाब दिया, क्या उन्होंने कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें क्या बोला, तो वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। गांधी जी बिलीव्ड इन हिज इनर वॉइस एज फर्मली एज जोन ऑफ आर्क बिलीव्ड इन हर वॉइसेस। जोन ऑफ आर्क क्या है? जोन ऑफ आर्क एक्चुअली में क्या है, फ्रांस की एक लेडी थी जिसको जोन ऑफ आर्क कहा जाता है, जो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था, तो उसका उसने बढ़ चढ़कर जो है नेतृत्व किया था, बिल्कुल आगे से उसका नेतृत्व करने वाली थी जोन ऑफ आर्क, है ना। तो जिस तरीके से फ्रेंच के मूवमेंट में जोन ऑफ आर्क ने अपनी भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से गांधी जी भी अपनी भूमिका जो है यहाँ पर जो है अहिंसा वाले रास्ते पर, पथ पर चलकर पिंच ऑफ सॉल्ट वाली मूवमेंट को इन्होंने चलाया। तो वही बोल रहा है he believed in his inner voice as firmly as Joan of Arc believed in her voices। उनको अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर उतना ही भरोसा था जितना कि जोन ऑफ आर्क को अपनी आवाज़ पर भरोसा था, है ना। एंड हिज इनर वॉइस टोल्ड हिम टू डिफाई द सॉल्ट टैक्स। और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ ने उन्हें क्या कहा कि चलो उठो, खड़ा हो और इस जो कि टैक्स इतना सारा बढ़ाकर नमक पर लगाया जा रहा है उसके विरुद्ध में लड़ो, उसके विरुद्ध में जो है उसको चुनौती दो, सरकार को विवश करो कि वह सोचने में मजबूर हो जाए और यह जो अनुचित और ये गलत सा कानून इन्होंने लेके आया है नमक पर, इसे वापस लिया जाए, है ना। सॉल्ट इन इंडिया वॉज सोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच लेविड अ टैक्स ऑन इट। बोल रहा है इंडिया में जो नमक जो बेचा जा रहा था वह कहाँ से बेचा जा रहा था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बेचा जा रहा था, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बेचा जा रहा था। लेकिन क्या कर रहा था, और वो क्या कह रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो है बहुत सारा टैक्स भी लगा हुआ था। लेविड मतलब होता है कलेक्ट और रेज, लेविड मतलब रेज और कलेक्ट होता है कर बढ़ाना, है ना। लेविड मतलब बढ़ाना, कर बढ़ाना, है ना, ठीक है। दिस टैक्स अफेक्टेड एवरीबडी रिच एंड पुअर, बोल रहा है। और यह जो टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ा करके जो नमक पर लगाया था, यह हर एक वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहा था, हर एक वर्ग के लोगों को प्रभाव डाल रहा था लोगों पर, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, है ना। फिर क्या वो बोलता है, बिफोर गांधी could do as his inner voice had ordered, he had been a good सत्याग्रही to inform the viceroy about his plan, है ना। लेकिन वो क्या बोले कि इससे पहले कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उसके प्रति जो है कोई कदम उठाते, है ना, उसके विरुद्ध में कोई कदम उठाते, उससे पहले जो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वह एक बहुत ही वो सत्य का आग्रह करने वाले इंसान थे, सत्याग्रह, सच्ची बातों का आग्रह करने वाले, सच्ची रास्तों पर चलने वाले इंसान थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जो है वाइसरॉय को उन्होंने इन्फॉर्म करने का सोचा कि उन्हें एक लेटर लिखा जाता है, लिखता हूँ और वहाँ पर उन्हें बताता हूँ कि क्या क्या परेशानी हो रही है इस टैक्स के बढ़ने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइसरॉय मतलब होता है राजप्रतिनिधि, राजप्रतिनिधि को कहते हैं वाइसरॉय, है ना, VICEROY, है ना, राज्य के प्रतिनिधि, यानी राज्य के प्रतिनिधि को कहते हैं राजप्रतिनिधि, वही होते हैं वाइसरॉय। तो सोचे ये गांधी जी सोचे कि मैं उनको जो है इन्फॉर्म करके, जो लेटर के माध्यम से इन्फॉर्म करता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, अगर आप इसे वापस नहीं लेते हो, अगर इसके विरुद्ध में इसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे, है ना। तो वो बता रहे हैं, सो ही रोट हिम द फॉलोइंग लेटर दैट वाज लेटर पब्लिश्ड इन यंग इंडिया ऑन 12 मार्च 1930। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा वाइसरॉय को और वह लेटर पब्लिश किया गया कहाँ पर, यंग इंडिया में। और किस तारीख को पब्लिश किया गया, 12 मार्च 1930 को, है ना, 12 मार्च 1930 को उन्होंने लेटर लिखा था वाइसरॉय को, है ना, जो कि पब्लिश किया गया था कहाँ पे, यंग इंडिया में, है ना। अब उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने लिखा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, बिफोर एम्बार्किंग ऑन सिविल डिसोबीडियंस एंड टेकिंग द रिस्क आई हैव dreaded to take all these years, I would fain approach you and find a way out। मतलब क्या बोल रहे हैं कि डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, बिफोर एम्बार्किंग ऑन सिविल ओबीडियंस, इससे पहले कि एम्बार्किंग मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरुआत करना, प्रारंभ करना या शुरुआत करना को कहते हैं एम्बार्किंग, ठीक है, EMBARKING, एम्बार्किंग मतलब प्रारंभ करना या शुरुआत करना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं
बिफोर एम्बार्किंग, इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं सिविल डिसोबीडियंस, मतलब क्या कि लोगों को लेकर जो है मैं विरोध का जो नीति अपनाने जा रहा हूं, इससे पहले कि मैं उसकी शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं इतनी बड़ा कदम उठाने का मैं रिस्क लूं। मैं चाहता हूं आई हैव ड्रेडेड टू टेक ऑल दिस इयर्स, आई वुड फेन अप्रोच यू एंड फाइंड अ वे आउट। मतलब बोल रहा है कि जो कि मैंने आज तक इतने सालों में कभी नहीं लिया, आज तक इतने सालों में कभी मैं इतनी बड़े इतने तरीके से, इतनी गलत तरीके से आप लोग का विरोध नहीं किया हूँ जिस अंदाज में आज मैं आप लोग के सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। ड्रेडेड मतलब होता है भयानक, ड्रेडेड, DREADED, ड्रेडेड, DREADED, ड्रेडेड, भयानक। ड्रेडेड मतलब होता है भयानक। इससे पहले कि मैं यह भयावह सा कदम उठाऊं जो कि मैंने इतने सालों में आज तक नहीं उठाया है, आई वुड फेन अप्रोच यू एंड फाइंड अ वे आउट, मैं आपको खुशीपूर्वक आपको पत्र लिख रहा हूं और इस उम्मीद में पत्र लिख रहा हूं कि आप कोई ना कोई उपाय करोगे, है ना, और एक अच्छा रास्ता निकाल के लेके आओगे। माई पर्सनल फेथ इज एब्सोल्युटली क्लियर, मेरा अपना जो मानना है, जो मेरी अपनी सोच है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ सुथरा, मुझे सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है। I cannot intentionally hurt anything that lives, much less human beings, even though they may do the greatest wrong to me and mine। बोल रहा है मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा, वो मैं बिल्कुल सही मुझे पता है, सही, बिल्कुल सही तरीके से मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और क्या बोल रहे हैं, भले ही यह जो है कितनों को बुरा लगेगा जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ, लेकिन इससे जो है मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है या मेरा कुछ गलत होने वाला, जाने वाला नहीं है, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, वाइल्स्ट देयरफॉर आई होल्ड द ब्रिटिश रूल टू बी अ कर्स, है ना। कर्स मतलब होता है अभिशाप, कर्स मतलब होता है अभिशाप या पाप, कर्स, CURSE, कर्स, कर्स मतलब होता है पाप या अभिशाप, CURSE, अभिशाप, अभिशाप। अभिशाप, कर्स मतलब होता है अभिशाप। तो वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, Wise therefore I hold the British rule to be a curse. I do not intend harm to a single Englishman or to any legitimate interest he may have in India। बोल रहे हैं कि इससे पहले कि मैं जो है पूरे ब्रिटिश हुकूमत के लिए जो है एक अभिशाप बन जाऊं, है ना, उनके लिए एक बुरा सपना बन जाऊं। आई डू नॉट इंटेंड हार्म टू अ सिंगल इंग्लिशमैन, मैं जो है किसी भी एक अंग्रेज़ों के प्रति गलत भावना नहीं रखता हूं और ना ही मेरी मंशा है कि मैं किसी भी तरीके से उन्हें जो है किसी भी तरीके से हानि पहुंचाऊं, है ना। और टू एनी लेजिटिमेट इंटरेस्ट ही मे हैव इन इंडिया, और उन लोगों को जो भी भारत में बसे हुए अंग्रेज हैं, एक अंग्रेज, उन्हें क्या भारत से लाभ है नहीं लाभ है वो मुझे नहीं पता, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। मुझे बस एक वास्ता है कि यह जो नमक पे जो कानून जो आप लोगों ने लाया है, काला कानून, इसे आप जो है वापस लो, इस पर जो भी टैक्सेस आपने लगाए हैं और जितने भी सारे उसके बंदिशें आपने लगाई है उसको वापस करो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बट द ब्रिटिश सिस्टम सीम्स टू बी डिजाइन टू क्रश द वेरी लाइफ ऑफ द पीसेंट। बोल रहा है लेकिन विदेशी हुकूमत, विदेशी सिस्टम ने मानो यह तय कर लिया था कि भारतीय किसानों का जीवन को वे जो है तबाह करके ही दम लेंगे, है ना। पीजेंट मतलब होता है अब
किसान, पीजेंट, PEASANT, पीजेंट मतलब होता है किसान, किसान, पीजेंट मतलब किसान, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, Even the salt he must use to live is so taxed as to make the burden fall heaviest on him, if only because of the heartless impartiality of his incidents. बोल रहे हैं कि even the salt he must use to live is so taxed, और एक किसान के लिए भी, गरीब से गरीब किसान के लिए भी जिंदा रहने के लिए जो वह नमक पर आश्रित रहता है, उस पर आप लोगों ने इतना कर बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है कि वह जो है कर्ज के तले जो है दब सा गया है, वह किसान कर्ज के तले दब सा गया है। और क्या बोल रहा है, इफ ओनली बिकॉज ऑफ द हर्टलेस इम्पार्शियलिटी ऑफ इट्स इंसिडेंट्स, और वो भी बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो है आप लोगों ने बिल्कुल घटिया सा कानून लेके आया है ना। द टैक्स shows itself still more burdensome on the poor man when it is remembered that the salt is the one thing he must eat more than the rich man. बोल रहा है, और कर जो आपने बढ़ाया है, टैक्स जो आपने बढ़ाया है, यह किसी भी गरीब आदमी को जमीन में दबाने के लिए काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नमक का प्रयोग अमीर आदमी से कई गुना ज़्यादा जो है एक गरीब आदमी करता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, नथिंग बट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंस कैन चेक द ऑर्गेनाइज वायलेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोल रहा है कुछ भी नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से जो है सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो है इस पर जो है वो रोक लगा सकती है, वह अपने एक अच्छे सरकार होने का जो है परिचय दे सकती है। If the people join me, as I expect they will, the sufferings they will undergo, unless the British nation soon retraces its steps, will be enough to melt the stoniest heart. बोल रहा है, nothing but organized non-violence can check the organized violence of the British government. बोल रहा है, अहिंसा का प्रयोग करना, किसके उपलक्ष्य में? हिंसा के उपलक्ष्य में। मतलब मुझे हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, मैं अहिंसा के पथ पर चलते हुए अहिंसा का प्रयोग करके ही जो है आपके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि आपने यह कानून जो लाया है वो बिल्कुल गलत कानून लेके आया है। और क्या बोल रहे हैं, इफ द पीपल ज्वाइन मी, और आगे जाकर अगर लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे इस आंदोलन में आते हैं, शामिल होते हैं, तो जैसा कि मैं सोचता हूं कि वे आएंगे ही, एज आई एक्सपेक्ट दे विल, द सफरिंग्स दे विल अंडरगो, जो भी कष्ट उन्हें होगा, अनलेस द ब्रिटिश नेशन सून रिट्रेसेस इट्स स्टेप्स विल एनफ टू मेल्ट द स्टोनियस हार्ट। और जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कर लगाया गया है वो वापस उसको नहीं लेते हैं, तब तक वह जो है वे सारी प्रताड़ना को झेलते रहेंगे, है ना। और ऐसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर आपको मजबूर कर देंगे, एक पत्थर दिल इंसान को भी कोमलमय हृदय में परिवर्तित होने को मजबूर कर देंगे। उनका कहना यही है ना, वही कह रहे हैं कि द सफरिंग्स दे विल अंडरगो अनलेस द ब्रिटिश नेशन सून रिट्रेसेस। रिट्रेसेस मतलब होता है उलटना, रिट्रेस मतलब होता है पलटना या उलटना। रिट्रेस, RETRACE, रिट्रेस, उलट देना, देना या वापस लेना, उलट देना या वापस लेना। आई रिमेन योर सिंसियर फ्रेंड MK गांधी। और क्या अंत में क्या बोल रहे हैं, मैं आपका प्रिय मित्र बना रहूंगा। और क्या, MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, द वॉइस रॉय टुक नो नोटिस। जो राज्य के प्रतिनिधि थे जिसको उन्होंने लेटर लिखा था, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने उधर से कुछ भी संदेश वापस नहीं भेजा। अब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी हैड नो ऑप्शन बट टू ब्रेक द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय कि इस
कानून को, जो नमक के ऊपर जो कानून आया है, जो टैक्स आया है, उसको तोड़ने के लिए अब आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। In a blaze of publicity, surrounded by journalists of Britain and America, he would set out from the Sabarmati ashram. Blaze मतलब होता है चमक, BLAZE, 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 चमक। चमक क्या बोल रहा है? ठीक है। और इन अ ब्लेज ऑफ पब्लिसिटी, और उतने लोगों के बीच में चमकते हुए गांधी जी कैसे चमक रहे थे और किससे किससे सराउंडेड थे, किससे किससे घिरे हुए थे? जर्नलिस्ट ऑफ ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड के पत्रकार, अमेरिका के पत्रकार के मौजूदगी में, कि उनको उतना फेमस वे हो रहे थे और उतना उन्हें जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है पेश किया जा रहा था मीडिया के द्वारा, और वो जो एक बड़े जो है आंदोलनकारी के रूप में जो है उभर के आ रहे थे। तो फिर वो क्या बोल रहा है? वही वो वहाँ पे बोला जा रहा है कि कहाँ से? ही वुड सेट आउट फ्रॉम द साबरमती आश्रम, वो अपने साबरमती आश्रम से जो है वे निकलने के लिए जो है वो तैयार थे, है ना। अब क्या होता है? A huge crowd had gathered at Gandhiji's in the evening prayer meeting in the ashram on the eve of March. बोल रहा एक बहुत बड़ा क्राउड जो है, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है साबरमती आश्रम के बाहर में जो है आ गए थी। किस चीज के लिए आ गई थी? कुछ वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पर, जैसे जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे हम बताते जाएंगे, आगे आगे आप लोगों को नोट कराते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं आगे। A huge crowd that had gathered at Gandhi's evening prayer, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा विशाल जो है जनसभा के लिए, या वहाँ बहुत ही बड़ी जो है क्राउड भीड़ उपस्थित हुई थी। कहाँ पर? गांधी जी के आश्रम में शाम के समय में प्रार्थना करने के लिए, है ना। After the usual chantings of hymns and clapping of hands, गांधी spoke, और बोल रहे हैं, और नॉर्मल की तरीके से शाम में जो रेगुलर हिम्स होते थे, हिम्स मतलब क्या होता है? भजन, HYMNS, हिम्स। हिम्स मतलब क्या होता है? भजन, ठीक है। और रेगुलर जो भजन होता है और उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, क्लैपिंग होती है, तो उसके बाद जो है गांधी जी बोलना स्टार्ट करते हैं। और क्या गांधी जी बोलते हैं? गांधी जी स्पोक, I have faith in righteousness of our cause and the purity of our weapons. Righteousness इसको कहते हैं righteousness, righteousness। तो एक बार में क्या बोलते हैं? righteousness, है ना। righteousness मतलब क्या होता है? सच्चाई। righteousness मतलब क्या होता है? सच्चाई। आप लोग लिख सकते हो RIGHTEOUSNESS, righteousness, है ना। तो आई हैव फेथ इन righteousness ऑफ अ कॉज, मैं जो हम लोग जो करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, उसकी सच्चाई के बारे में हम लोगों को पता है कि हम लोग यह क्यों कर रहे हैं, है ना। हम लोग को यह पता है कि हम लोग यह क्यों कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? और हमें अपने शस्त्र की प्योरिटी पर भी विश्वास है ना। शस्त्र कौन सा? शस्त्र यानी क्या? जो वो अहिंसा के पथ पर थे वही उनके लिए शस्त्र था, है ना। तो एंड वेयर द मीन्स आर क्लीन, मीन्स मतलब होता है उपाय, MEANS, मीन्स मतलब होता है उपाय। और जहाँ पर सारे उपाय जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, मतलब गलत उपाय कोई भी नहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गलत रास्ता हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग जहाँ पर जो भी रास्ता यूज़ कर रहे हैं वो सारे जो है नीट एंड क्लीन है ना। और जिस जगह पर सारे रास्ते जो हैं क्लीन हैं, जहाँ सारे उपाय जो हैं वो साफ सुथरे हैं, वहाँ पर देयर गॉड इज अनडाउटेबली, है ना, देयर गॉड इज अनडाउटेडली प्रेजेंट विथ हिज ब्लेसिंग्स। और जो सच्चाई के रास्ते का अनुसरण करते हैं, सच्चाई के पथ पर चलते हैं, निश्चित रूप से भगवान भी उसका साथ देता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड वेयर
दिस थ्री कॉम्बाइन देयर डिफीट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। और जहां पर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं वहां पर जो है जीत जो है सुनिश्चित होती है। तीनों क्या, सच्चाई है ना, और सही पथ पर चलना और भगवान का साथ, ये तीन जहां पर हो गए वहां पर बिल्कुल है कि हम लोग जो है जीत हासिल करके ही लौटेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, गॉड ब्लेस यू and keep off all obstacles from the path in the struggle that begins tomorrow. Let this be our prayer. Obstacles मतलब क्या होता है, रुकावट। Obstacles मतलब क्या होता है, रुकावट। OBSTACLES, obstacles. If you want you can write it down. Obstacles, रुकावट, ठीक है। और भगवान का साथ रहता है और भगवान की दया रहती है बनी हुई, और वहां पर क्या होता है, वहां पर भगवान भी साथ होते हैं और सारे रास्ते को जो है कि बिना बाधा बिना रुकावट से जो है हम लोग पार कर जाते हैं, है ना, ऐसा बोला। और आशा करता हूं कि यही हमारी प्रार्थना होगी, ऊपर वाले से मैं यही दया करता सॉरी मांगता हूं, यही याचना करता हूं, है ना। अब आगे देखो, पीपल हैड बीन कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड टू लिसन एंड वॉच। और पूरी दुनिया से जो है ये सारी चीज़ों को देखने के लिए लोग आ रहे थे, है ना, देखने के लिए, है ना, करीब से देखने के लिए। एट डॉन, डॉन मतलब होता है DAWN, डॉन। डॉन मतलब होता है डॉन, DAWN, डॉन मतलब होता है सवेरा। सवेरा कब, कौन सा सवेरा, जब सूर्य उदय होने वाला होता है ना, जब सूर्य उदय हो रहा होता है सुबह सुबह, उसी समय उसी टाइम के समय को कहते हैं डॉन, DAWN, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एट डॉन ऑन 12 मार्च 1930, सुबह के समय में, किस तारीख को, 1930 के 12 मार्च को, है ना। आफ्टर सेइंग द प्रेयर्स, यानी कि प्रार्थना होने के बाद गांधी जी ने अ लॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड, एक बड़ी सी लाठी को हाथ में लेते हुए, एंड 78 पीपल फ्रॉम हिज आश्रम, और उनके साथ 78 लोग आश्रम से, मेन एंड वुमेन, जिसमें कि औरतें भी थी और मर्द भी थे, started on their 200 miles walk to the sea, marching in the name of God। और क्या बोले कि गांधी जी अपने हाथ में एक छड़ी लेते हुए अपने साथ 78 मर्द और औरतों के साथ चल पड़े। और क्या चल पड़े भाई, किस रास्ते पर चल पड़े, 200 मील की जो दूरी थी डांडी की, वहां पर वह चल चुके, किनका नाम लेके, भगवान का नाम लेते हुए वे जो है वहां से चल दिए। दे मार्च्ड ऑन एट द रेट ऑफ 20 माइल्स अ डे, और उन्होंने वे जो है चलना प्रारंभ किए, किस तरीके से, 20 माइल्स एक दिन में, यानी कि एक दिन में वे जो है 20 माइल्स जो है चलने का तय किए। फॉर 61 ईयर ओल्ड गांधी दिस डिस्टेंस वॉज अ चाइल्ड्स प्ले, और 61 साल की उम्र के गांधी जी के लिए यह जो है 200 मील की दूरी एक बच्चों के साथ खिलवाड़ करने जैसा था। सोचिए, गांधी जी 61 साल की उम्र में भी वो तरोताज़ा, वो उतनी लंबी दूरी आराम से तय करने के लिए तैयार हो गए, और उनका मानना था ये तो बाल बच्चों का खेल है मेरे लिए, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, although it was enough in the tropical Indian heat to exhaust many of his young volunteers whom he kept teasing for being weak and pampered। और उस भीषण गर्मी के मौसम में, भारतीय गर्मी के मौसम में उनके साथ चल रहे बहुत ही चाहने वाले लोग, उनके चाहने वाले लोग या उनके साथ चलने वाले लोगों को भी थका कर रख देने वाला धूप जो है, जिससे वो जो थक रहे थे वो लोग, उसमें क्या करे, गांधी जी जो है वो टीज कर रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे, उसको उन्हें जो है चिढ़ा रहे थे। अरे मैं तो 61 साल का बूढ़ा हूँ, फिर भी मैं इतनी तेज चल रहा हूँ, तुम क्या पीछे चल रहे हो, चलो 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 चलो, है ना। और बड़े प्यार से समझा रहे थे। तो वही पैम्पर्ड मतलब होता है प्यार से, पैम्पर, प्यार से पालना को पैम्पर कहते हैं,
तो वही होता है, प्यार से वे समझा भी रहे थे और चिढ़ा भी रहे थे, है ना। PAMPER, पैम्पर, पैम्पर मतलब होता है प्यार से पालन करना। द मार्चर्स स्टॉप्ड इन द विलेज एंड आफ्टर विलेज टू एक्सप्लेन वेयर दे वर गोइंग एंड व्हाई। और जो भी उनके साथ इंसान चल रहे थे, जैसे जैसे वे दूरियां तय करते जा रहे थे, आगे आगे जो भी गांव आ रहे थे, एक दूसरे के बाद जो भी गांव आ रहे थे वहां पर वे सभी लोग एक साथ रुकते थे और क्या करते थे, वहां पर उन गांव वासियों को यह बताते थे कि हम लोग किस चीज के लिए आगे जा रहे हैं, किस रास्ते, किस पथ पर हम लोग आगे जा रहे हैं और क्या कारण है कि हम लोग इतने लोग एक साथ 200 मील की दूरी पे चलने के लिए मजबूर हो गए, है ना, ताकि उन लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले और वो भी उनके साथ उस मार्च में शामिल हों, है ना। एंड द विलेजर्स शावर्ड फ्लावर पेटल्स ऑन द पाथ। और जिस जिस रास्ते पर वे सभी लोग गांधी जी के साथ चल रहे थे, उस रास्ते पर गांव वाले जिस जिस गांव के लोग आते थे, जिस जिस गांव के लोग के गांव से होके वे लोग गुजरते थे, उधर की जो गांव के वासी थे वे फूल के जो है पत्तियां, फूल के जो है पेटल्स, पंखुड़ियां जो है उनके रास्तों पर बिखेरते चले जाते थे। सोच लीजिए कितने दर्शक और जितने भी इंसान थे जिधर से वे होके गुजर रहे थे, वो भी उनका किस तरीके से सहयोग, किस तरीके से मोराल को जो है बूस्ट करने का काम कर रहे थे, है ना। उसके बाद आश्रम रूटीन वॉज मेंटेन ड्यूरिंग द मार्च। लेकिन आश्रम में जो रूटीन होता था, शाम में प्रेयर का, सुबह में प्रेयर का, उसके बाद जो भी काम वहाँ पर किया जाता था वो काम हमेशा लगातार जारी था रास्ते में भी, है ना। प्रेयर्स हैड टू बी सेड ट्वाइस अ डे। और प्रार्थना जो है वो फिक्स था कि 2 बार होना ही होना है दिन भर में। और एंड एवरीबडी हैड टू स्पिन देयर कोटा ऑफ यार्न एंड कीप अ डायरी। और हर एक लोगों को अपने अपने एक कहानी सुनाना पड़ेगा हर रास्ते में चलते चलते, और उनको अपने पास एक डायरी भी रखनी पड़ेगी, है ना। गांधी जी अटेंडेड टू हिज ह्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट एंड प्लेड विद द चिल्ड्रेन। इन फैक्ट ही वाज द लाइफ ऑफ द सोल ऑफ द पार्टी। और बोल रहा है गांधी जी ने सबों को आगे से बढ़कर लीड किया, नेतृत्व किया, और बच्चों के साथ रास्ते भर में वो खेलते कूदते निकले, है ना। खेलते बच्चों के साथ जो है पूरा मस्ती करते हुए निकले, है ना, ताकि किसी को भी जो है थका हुआ महसूस ना हो। और बोला जा रहा है ही वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। और उस मार्च में, उस कूच में गांधी जी जो है उस कूच में जो वो निकले थे, तो ऐसा लगा था कि गांधी जी उसकी आत्मा, पूरे लोगों के बीच का आत्मा मात्र गांधी जी ही हैं, है ना। एज द सॉल्ट मार्चर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, 300 विलेज headmen resigned from the government jobs to join them and many villagers came to swell their numbers। और जैसे जैसे ये नमक के काले कानून को वापस लेने वाले जो लोगों के लिए जो उन्होंने यह जो मार्च किया था, जैसे जैसे यह उनका कारवां आगे बढ़ता जा रहा था, तो आगे क्या हुआ, एक साथ करीब 300 गांव के प्रमुखों ने, विलेज हेडमैन मतलब क्या होता है, गांव के प्रमुखों ने अपने अपने सरकारी जॉब से इस्तीफा दे दिया। किस चीज के लिए, ताकि वो भी उनकी यात्रा में शामिल हो सके, है ना। एंड मेनी विलेजेस केम टू स्वेल देयर नंबर्स। और बहुत सारे गांव के जो लोग हैं उनके यात्रा में शामिल होने के लिए आते गए और उनके नंबर्स को जो है बढ़ाते गए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बाय द टाइम गांधी रीच्ड द सी एट लास्ट ही वाज लीडिंग अ पीसफुल आर्मी दैट वाज सेवरल थाउजेंड स्ट्रांग। बोल रहा है और एक समय जब गांधी जी समुद्र के किनारे बिल्कुल पहुंच चुके थे, वे जो है एक बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से विरोध करने वाले लोगों को वे लीड कर रहे थे, जो कि बहुत ही मजबूत, हजारों की संख्या में थे और बहुत ही मजबूती के साथ डटे हुए थे। ही स्टेप्ड ऑन द बीच सेइंग, वे जो है बीच के किनारे में खड़ा हुए और खड़ा होकर कहते हैं, वॉच, देखो, आई एम गिविंग अ सिग्नल टू द नेशन as he picked up a tiny pinch of salt which had dried on the sand। अब वो क्या करते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, खड़ा होते हैं और एक चुटकी जो सूखा नमक जो समुद्र के किनारे में बालू के ढेर के ऊपर में पड़ा हुआ था, उसको ऐसे उठाते हैं और हाथों में लेकर कहते हैं कि देखो, यहां से मैं एक संदेश देना चाहता हूं। इस हाथ में एक चुटकी नमक को लेते हुए क्या कहना चाहता हूं, Then quietly he went back to his ashram, while all over India villagers began to break the salt law by taking out the salt from the sea। और वहां से वे एक चुटकी नमक लेके वापस अपने आश्रम की तरफ चल पड़े। और ऐसा
कितने सारे लोगों में जो है यह बात जो है फैल गया और सभी भारतीय के गांव वाले भारत के गांव वाले जो है धीरे 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 करके वहां से जो है पहुंच के नमक ले लेके जो है चलना स्टार्ट कर दिए, है ना। द पुलिस बिगैन टू अरेस्ट द लॉ ब्रेकर्स इंक्लूडिंग गांधी हु डिड नॉट ऑफर रेसिस्टेंस। और पुलिस ने, अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस ने जो लॉ को तोड़ने वाले लोग थे उन्हें जो है अरेस्ट करने का काम जो है उन्होंने जारी किया, अरेस्ट करने का कार्य जो है उन्होंने शुरू कर दिया। और गांधी जी ने इसका विरोध भी नहीं किया, यानी कि गांधी जी ने चुपचाप अपनी जो है इम्प्रिजमेंट, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को हथकड़ी लगवा लिया। उसके बाद क्या होता है, द रिएक्शन टू गांधी जीज अरेस्ट वॉज वर्ल्ड वाइड। और गांधी जी को जैसे ही अरेस्ट किया गया तो इसका प्रभाव दुनिया पर पड़ गया। और क्या हुआ, इन पनामा एंड इन सुमंत्रा इंडिया ट्रेडर्स ऑब्जर्व डे ऑफ मॉर्निंग। और पनामा और सुमंत्रा में क्या होता है, भारतीय जो है कारोबारी जो है वे क्या कर दिए, एक दिन का शोक घोषित कर दिए, एक दिन का जो है शोक घोषित कर दिए। इन जर्मनी अ मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू स्टॉप सेंडिंग गुड्स टू इंडिया इन प्रोटेस्ट। और जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में एक मूवमेंट छिड़ा कि भारत के लोग, भारत में जो है अब से जो है कुछ सामान भारत में नहीं भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा, ताकि उससे अंग्रेजों को परेशानी हो, जो अंग्रेज कहते हैं वैसा नहीं फॉलो किया जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, फ्रॉम अमेरिका 120 टेलीग्राम्स वर सेंट बाय इन्फ्लुएंशियल क्लर्जीमैन आस्किंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू रिलीज गांधी। इन्फ्लुएंशियल है ना, इन्फ्लुएंशियल, INFLUENTIAL, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, प्रभावशाली। तो बोल रहा है अमेरिका से क्या होता है, 120 टेलीग्राम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा जाता है, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा जाता है। किस चीज़ के लिए, किनके द्वारा लिखा जाता है, इन्फ्लुएंशियल क्लर्जीमैन के द्वारा। क्लर्जीमैन क्या होता है, पादरी को कहते हैं क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन कहते हैं पादरी को, जो चर्च वगैरह में जो पोप टाइप के होते हैं ना लोग, जो वहाँ के पुजारी होते हैं बड़े वाले, तो उन्हीं को कहते हैं क्लर्जीमैन। तो वही बोल रहा है कि विदेश से, अमेरिका से जैसे देश से 120 पादरियों ने एक साथ चिट्ठी लिखी, टेलीग्राम लिखा, किस चीज़ के लिए, कि जल्दी से गांधी जी को रिलीज कर दो, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन बॉम्बे 200,000 पीपल मार्च थ्रू द स्ट्रीट्स। और बॉम्बे में 2 लाख लोग जो है मार्च कर दिए सड़कों पर आंदोलन के रूप में, रिलीज करो गांधी जी को, रिलीज करो। एज मोर एंड मोर विलेजर्स quoted arrest, the viceroy who had laughed at Gandhi's scheme of upsetting the government with a pinch of salt suddenly found he was no longer in control। बोल रहा है, और जैसे जैसे जो है धीरे धीरे जो है और सारे लोगों को अरेस्ट करने का सिलसिला जारी रहा, है ना। और वाइसरॉय जो कि एक चुटकी नमक जो गांधी जी लेकर आए थे, उसके बाद जो है वो हंस रहा था कि अरे ये कौन सा तुच्छ काम इन्होंने कर दिया है ना। तो इस पर जो इंसान हंस रहा था वाइसरॉय, आज जो है उसने अचानक से देखा जबकि सड़कों पर 2 लाख लोग उतर गए हैं, तो उसके हाथों से जो है वह सत्ता, उसके जो है उसके हाथों में वो सिचुएशन कंट्रोल में दिख नहीं रहा था। उसके बाद क्या बोलता है, द पिंच ऑफ सॉल्ट वॉज प्रूविंग माइटियर देन अ ट्रेन लोड ऑफ डायनामाइट। मतलब क्या बोल रहा है, और एक चुटकी नमक का जो मूवमेंट था वह जो है बहुत ही भारी साबित हो रहा था, बहुत ही बड़ा साबित हो रहा था। माइटियर मतलब होता बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा साबित हो रहा था। कितना बड़ा हुआ था, जितना कि एक ट्रेन में भर के अगर आप बारूद असला भी लेके आते हो तो उससे ज़्यादा प्रभावशाली जो है या गांधी जी का जो है पिंच मूवमेंट ऑफ सॉल्ट दिखाता है ना। तो बस यहीं पे कहानी का अंत होता है। होप आप लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा इस कहानी को। और गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए और किस गलत कानून का विरोध में इतनी शांतिप्रिय तरीके से जिस कानून का उन्होंने विरोध किया और उससे कितने लोग प्रभावित हुए, उनके साथ जुड़े, तो इसके बारे में भी आप लोग जाने। हो सकता है कि आप ये सब सारी कहानी पहले भी पढ़े हों, लेकिन आज पढ़े, वापस से पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपने देख ही लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे YouTube सेक्शन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू, टेक केयर।